हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की जो हमारी 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की हमारी सीरीज चल रही थी और आज का हमारा अंतिम सीरीज है इसमें। ठीक है, 20 जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एक और दो क्लासेस ही बचेंगी, तो एक आज लास्ट क्लास है हमारी। और जितने भी प्रश्न आपको कराए जा चुके हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की, आपकी दो प्रैक्टिस सेट चली है। ठीक है, ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट चली है आपकी, और एक जो चली थी आपकी सब्जेक्ट की, जो आपकी जो क्लासेस चलती थी उसकी प्रैक्टिस सेट चली थी, जो आपकी सुबह की क्लास होती थी, शाम को आपका एमसीक्यू जो प्रैक्टिस सेट मिलता था वो। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छे से रिवाइज करिए। और एग्जाम डेट आपका आ चुका है, तो मैं इतना कहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके आप रिवीजन करने की कोशिश करिए। आप जो भी जहां से भी जितना आपने पढ़ा हुआ है, जो कुछ भी अभी नया पढ़ने की कोशिश मत करिए। ठीक है, कुछ भी नया मत पढ़िए, जितना आपने पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा हो सके उतना रिवीजन करिए, मैथ हो, रीजनिंग हो, आपका साइंस से जो सेक्टर से आता है, या जो भी टॉपिक जो भी आपका सिलेबस दिया हुआ है उसको बस रिवाइज करिए। जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज करिए, ज्यादा रिवीजन करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी भी परियोजना कार्यालय में फाइलिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। आपका जो फाइलिंग सिस्टम होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है कि क्या होता है। तो केवल कागजात का ढेर लगाना होता है, या दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से संग्रहित करना ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कुशलतापूर्वक खोजा और पुनर्व्यवस्थित किया जा सके, कागजात को नष्ट करने की प्रक्रिया को धीमा करना, या केवल कर्मचारी को उपस्थिति दर्ज कराना होता है। तो आपको पता है जो क्लासेस में हमने फाइलिंग सिस्टम पढ़ी थी, फाइलिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक जो सिस्टम होता है, यानी फाइल को व्यवस्थित रूप से रखने का सिस्टम होता है ये आपका। ठीक है, यानी दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से संग्रहित करना ताकि आवश्यकता पड़ने पर कुशलता पूर्वक खोजा जा सके और पुनः प्राप्त किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। यहाँ पे देखें तो एक प्रभावी फाइलिंग क्या होती है, तो एक प्रभावी फाइलिंग प्रणाली दक्षता और प्रबंधन सूचना प्रबंधन का आधार होते हैं। जो फाइलिंग जो भी आप डॉक्यूमेंट्स रखते हैं एक व्यवस्थित तरीके से रखें कि जरूरत पड़े तो टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सरकारी या परियोजनाओं निधियों के उपयोग में वित्तीय औचित्य का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी क्या सुनिश्चित करता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि वित्तीय औचित्य का सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है आपका। तो केवल सबसे सस्ते उत्पाद खरीदना सुनिश्चित करता है, या धन को उसी सावधानी और विवेक के साथ खर्च किया जाए जैसे कोई सामान्य व्यक्ति अपने निजी धन को खर्च करता है। दूसरा कह रहा है केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए धन खर्च करना, और तीसरा कह रहा है कि वित्तीय नियमों को नजरअंदाज करके धन खर्च करना। ठीक है, तो जो वित्तीय औचित्य का जो आपका सिद्धांत होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका धन को उसी सावधानी और विवेक के साथ खर्च किया जाए जैसे कोई सामान्य व्यक्ति अपनी निजी धन को खर्च करता है। ठीक है, जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो जो प्रॉपर्टी होती है, ऑफिस की जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो फाइनेंस आपको मिलता है, तो आप ऐसे ना खर्च करें कि वो ऑफिस का है, बल्कि ऐसे खर्च करें कि जैसे आपका स्वयं का वो धन है। ठीक है, तो ऐसे खर्च करना चाहिए ताकि वो जो पैसा वगैरह है, जो फंड होता है, उसका मिसयूज ना हो पाए। ठीक है, कह रहे हैं कि यह सिद्धांत ईमानदारी, विवेक और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देता और यह सुनिश्चित करता है कि खर्च अनावश्यक ना हो, यानी जहां पे आवश्यकता हो वहीं पे पैसा यूज किया जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैश बुक में प्रविष्टि किस आधार पर की जाती है। जो प्रविष्टियां की जाती है यानी जो एंट्रीज की जाती हैं आपकी, वो किस आधार पर की जाती है। तो केवल अनुमान के आधार पर की जाती है, या महीने के अंत के आधार पर की जाती है, या लेन देन यानी रिसिप्ट और पेमेंट होने के तुरंत बाद दिन के आधार पर यानी डेली बेसिस पे की जाती है, या अगले कह रहा है कि अगले वर्ष के बजट को देखते हुए आपकी की जाती है। तो आपका जो पेमेंट होता है या जो लेन देन होता है, जो प्रविष्टियां वगैरह होती है, जो कैश बुक होता है, उसमें क्या होता है आपका लेन देन, जो रिसिप्ट यानी कितना पैसा आया, कितना पैसा पेड किया गया, उसके तुरंत बाद जो दिन के आधार पर यानी डे बाय डे की जो खाते की एंट्रीज होती है उसको की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। कैश बुक दैनिक यानी नगद लेन देन का रिकॉर्ड रखती है जिसके लिए वास्तविक समय की प्रविष्टियों की आवश्यकता होती है आपकी। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंतरिक लेखा परीक्षण यानी इंटरनल ऑडिट का उद्देश्य क्या है। तो यह पता लगाना कि किसने नियम तोड़े हैं, या परियोजनाओं के लिए वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और दक्षता का नियमित रूप से मूल्यांकन करना, या केवल बैंक खाते को बंद करना होता है, या बाहरी ऑडिट को बर्खास्त करने का काम इसमें किया जाता है आपका। तो जो आंतरिक लेखा परीक्षण होता है यानी इंटरनल ऑडिट जो होती है उसका प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है, तो परियोजनाओं यानी ऑप्शन नंबर बी होगा,
परियोजनाओं के वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और दक्षता का नियमित रूप से मूल्यांकन करने का काम इसमें किया जाता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। आंतरिक ऑडिट जोखिम प्रबंधन और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मदद करने का काम ये आपका करता है। अगला कह रहा है कि वाउचर को बनाए रखने का क्या महत्व है। जो वाउचर होता है उसको बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण होता है या उसका क्या महत्व होता है। तो यह केवल एक रद्दी कागज है या यह प्रत्येक व्यय यानी एक्सपेंडिचर के लिए प्रत्येक प्राथमिक दस्तावेज साक्ष्य यानी प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो व्यय को अधिकृत करता है। और तीसरा कह रहा है कि यह कर्मचारियों की छुट्टी का रिकॉर्ड है या चौथा यह परियोजनाओं के लक्ष्यों की सूची है। तो वाउचर का मतलब होता है आपका बिल। आपने जो कुछ अगर खरीदा है या कुछ भी आप जो लाते हैं तो एक जो व्यय होता है ना, पैसा आपने कहाँ खर्च किया तो उसका एक बिल मिलता है आपको। तो वाउचर का मतलब बिल ही होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे प्रत्येक व्यय यानी एक्सपेंडिचर के लिए प्राथमिक दस्तावेज साक्ष्य है जो व्यय को अधिकृत करता है, यानी पैसा कहाँ पे खर्च किया गया है ये बताने का काम आपका करता है ये। ठीक है, ऑडिट के लिए वाउचर सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब आप ऑडिटिंग वगैरह करते हैं तो वाउचर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। वही बताता है कि पैसा कहाँ पे खर्च किया गया है। अगला कह रहा है कि अप्रत्याशित व्यय यानी कंटीजेंट एक्सपेंडिचर का क्या है। ठीक है, तो कर्मचारी वेतन है या दैनिक और आकस्मिक व्यय जो योजनाबद्ध नहीं थे लेकिन कार्यालय के लिए आवश्यक थे, जैसे स्टेशनरी, आकस्मिक मरम्मत या नए भवन का निर्माण या पिछले वर्षों का व्यय। तो अप्रत्याशित व्यय जो होता है आपका वो होता है आपका दैनिक आधार पर जो खर्चे आते हैं, जैसे आकस्मिक व्यय या जो योजनाबद्ध नहीं होते, जैसे फिक्स नहीं होता है कि यह जैसे मान लीजिए पेन खत्म हो गया, पेंसिल खत्म हो गया, स्टेशनरी हो गया आपका। ठीक है, जो भी स्टेपलर वगैरह हो गए, ये सारी चीजें, गोद वगैरह जो कहते हैं वो सारी चीजें इसमें सम्मिलित की जाती है। तो ये आकस्मिक होता है यानी एकाएक इनकी जरूरत पड़ती है, तो वो अप्रत्याशित व्यय है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, यह ध्यान रखना है। यह छोटी मोटी अप्रत्याशित जरूरतों को कवर करने के लिए एक बजट शेष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्यालय पत्राचार में तत्काल यानी इमीडिएट और समयबद्ध यानी टाइम बाउंड मोहरे क्यों लगाई जाती है। आपकी जो टाइम बाउंड मोहरे हैं वो क्यों लगाई जाती है। तो केवल फाइलिंग को रंगीन बनाने के लिए किया जाता है सर, या यह इंगित करने के लिए कि दस्तावेज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर निपटाया जाना चाहिए, या यह दर्शाने के लिए कि दस्तावेज बहुत पुराना है, या यह केवल दस्तावेजों के लेखा की पहचान करने के लिए होता है। तो आपका जो कार्यालय पत्राचार होता है जिसमें तत्काल यानी इमीडिएट और समयबद्ध टाउन बाउंड जो मुहरें लगाई जाती है वो क्यों लगाई जाती है, तो यह इंगित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, यह इंगित करने के लिए कि दस्तावेज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर जो है इसको निपटाया जाना चाहिए आपका। ठीक है, कह रहे हैं कि कार्यालय की कार्यक्षमता में सुधार और महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करने के लिए ये होता है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रशासनिक अनुमोदन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो अप्रूवल होता है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो यह सुनिश्चित कराना कि धन का उपयोग किया गया है। दूसरा कह रहे हैं कि परियोजनाओं के अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करना कि प्रस्तावित व्यय या कार्य नीतिगत और बजटीय मानकों के अनुरूप हो। तीसरा कह रहा है कि केवल कर्मचारियों को काम पर रखना, या चौथा कह रहा है कि सामुदायिक बैठकों की संख्या तय करने का काम इसमें किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका प्रशासनिक अनुमोदन होता है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका अप्रूवल होता है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो परियोजनाओं यानी परियोजना के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि प्रस्तावित व्यय या कार्य तकनीकी बजटीय मानकों के अनुरूप हो, यानी जितना बजट तय किया गया है, जितना पैसा तय किया गया है उतना ही पैसा खर्च किया जा रहा है। मान लीजिए स्टेशनरी के लिए खर्च किया गया है कि एक महीने में 1,000 रुपए खर्च किया जाएगा। ठीक है, आपके स्टेशनरी के सामान के लिए आपने क्या किया 2,000 3,000 खर्च कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुर्सी टेबल के लिए आया कि आपको मंथली या ईयरली आपको 10,000 या 20,000 खर्च करना है और आपने क्या किया 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। ठीक है, सारी टेबल कुर्सियां टूटी हुई पड़ी हैं। तो ये जो होता है वो प्रशासनिक अनुमोदन यही तय करने का काम करता है कि जहां पे पैसा जितना बजट दिया गया उतना उसका उपयोग हो, सही तरीके से कवर किया जाए उनको। ठीक है, प्रशासनिक अनुमोदन प्रक्रिया अनुपालन और योजना की मंजूरी से संबंधित होता है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरकारी खरीद में ट्रेडिंग प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। जो आपका ट्रेडिंग प्रोसेस होता है उसका उद्देश्य या पर्पस क्या होता है। तो यह केवल एक विक्रेता से खरीदारी करना या प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सार्वजनिक धन के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करना,
या सबसे महंगी बोली स्वीकार करना होता है, या खरीद प्रक्रिया को जितना संभव हो सके उतना धीमा करने का काम इसमें किया जाता है आपका। ठीक है, तो जो सरकारी यानी ट्रेडिंग प्रक्रिया होती है उसका प्राइमरी पर्पज क्या होता है, तो प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, पारदर्शिता सुनिश्चित करने का काम करना और सार्वजनिक धन के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने का काम इसमें किया जाता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा। ट्रेडिंग में क्या होता है, भ्रष्टाचार को कम करने और दक्षता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका आपका निभाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेवा रिकॉर्ड्स यानी सर्विस रिकॉर्ड में क्या शामिल होनी चाहिए, तो केवल कर्मचारियों का बैंक बैलेंस शामिल होना चाहिए, या कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे नियुक्ति पत्र, पदोन्नति, छुट्टी, प्रदर्शन मूल्यांकन और सेवानिवृत्ति की जानकारी होनी चाहिए, या परियोजनाओं के सभी जो वित्तीय नियम होते हैं वो होने चाहिए, या केवल 1 वर्ष के लिए कैश बुक आपका होना चाहिए। तो जो सेवा रिकॉर्ड होता है यानी सर्विस रिकॉर्ड होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित दस्तावेज जैसे नियुक्ति पत्र हो गए, यानी उनकी नियुक्ति कब हुई, प्रोन्नति हो गई, यानी उनका जो क्या होता है, प्रोन्नति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओके छोड़ दीजिए, छुट्टी या प्रदर्शन या मूल्यांकन और सेवानिवृत्ति की जानकारी होती है इसके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगर कह रहे हैं कि सेवा रिकॉर्ड मानव संसाधन या प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण और कानूनी रूप से आवश्यक हिस्सा होता है ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि रजिस्टर्ड स्टॉक बनाए रखने का क्या महत्व है, रजिस्टर्ड स्टॉक जो होता है उसको बनाए रखने का क्या महत्व है, तो केवल यह पता लगाने के लिए कि कर्मचारियों को पसंद क्या है, यानी क्या पसंद है उनको, या कार्यालय में सभी टिकाऊ वस्तुएं जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर, उपकरण जैसे अधिग्रहण स्थान और निपटान के सटीक रिकॉर्ड रखना, या केवल कैश बुक का बैकअप बनाना, या परियोजनाओं के कर्मचारियों को काम पर रखने का काम उसमें किया जाता है। तो जो स्टॉक रजिस्टर होता है, स्टॉक रजिस्टर का मतलब जो सामानें हैं वो पहले से है, अवेलेबल है, पहले से उपलब्ध है या नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा में उपलब्ध है या नहीं है, स्टॉक रखने का मतलब होता है। ठीक है, तो कार्यालय में सभी टिकाऊ वस्तुएं जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर की अधिग्रहण स्थान और निपटान की सटीक रिकॉर्ड रखने का काम इसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा। स्टॉक रजिस्टर जो होता है भौतिक संपत्ति के प्रबंधन और नुकसान से बचाने में आपकी क्या करता है, मदद करने का काम ये करता है आपका। ठीक है, अगला कह रहा है कि लेखांकन यानी अकाउंटिंग यानी दोहरी प्रविष्टि यानी डबल एंट्री का क्या सिद्धांत है आपका, जो लेखांकन होता है उसमें डबल एंट्री का क्या सिद्धांत है, तो प्रत्येक लेन देन को अलग अलग रजिस्टरों में दर्ज करना होता है, या प्रत्येक वित्तीय लेन देन के लिए 2 प्रभाव यानी डेबिट और क्रेडिट को हमेशा समान रखना होता है, या लेन देन को केवल वर्ष के अंत में दर्ज करना होता है, या केवल एक ही बार में लेन देन दर्ज करना होता है। तो आपका जो डबल एंट्रीज होते हैं, डबल प्रविष्टि होते हैं, उसका सिद्धांत ये है कि प्रत्येक वित्तीय लेन देन ओके प्रत्येक वित्तीय लेन देन जो होता है उसका डेबिट और क्रेडिट समान होना चाहिए। डेबिट क्रेडिट समान इसलिए होता है कि मान लिया आपने कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्च किया, जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना, जब लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं, जो अब हमारा प्रॉफिट लॉस चेक करते हैं कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो ये डेबिट और क्रेडिट समान होने चाहिए। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो कंपनी क्या होती है, घाटे में चली जाती है आपकी। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल लेके चला जाता है जब भी एंट्रीज की जाती है इसकी। ठीक है, यह प्रणाली जो होती है लेखांकन यानी सटीकता और बैलेंसिंग सुनिश्चित करने का काम आपका करता है ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई अधिकारी सरकारी यात्रा करता है तो यात्रा भत्ते यानी ट्रेवल अलाउंस यानी टीए और दैनिक भत्ते यानी डेली अलाउंस का क्या महत्व है, तो टीए केवल निजी वाहनों के लिए होता है, या टीए यात्रा की लागत को कवर करता है, जबकि डीए यात्रा के दौरान ठहरने, भोजन और आकस्मिक खर्चों को कवर करता है, या डीए जो है केवल घरेलू खर्चों के लिए होता है, या टीए और डीए दोनों केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए आपके होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो टीए और डीए होता है ना, इनका अंतर इसको समझ लीजिए आप। ठीक है, ट्रेवल अलाउंस और डेली अलाउंस में क्या अंतर होता है, तो जो ट्रेवल अलाउंस होता है केवल यात्रा को कवर करता है, यानी ट्रेवलिंग के टाइम को कवर करता है, ट्रेवलिंग का टाइम जो आपका पैसा लगता है उसको कवर करता है, जबकि डेली अलाउंस में इसमें क्या होता है, आप कहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे आप मान लीजिए ट्रेवल करके गए तो वहां ठहरने, वहां पे भोजन करने और जो भी इनिशियल जरूरतें वहां पे पड़ती हैं वो उसको सम्मिलित इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा। तो यात्रा भत्ता में क्या शामिल किया जाता है और जो दैनिक भत्ता होता है इसमें क्या शामिल किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कह रहे हैं कि सरकारी जो नियम यह है ये सरकारी से संबंधित खर्चों की आपूर्ति के लिए बनाए रखे गए हैं, बनाए वगैरह गए हैं इसको। ठीक है, अगला कह रहा है कि अग्रिम यानी एडवांस धन जारी करने के लिए कौन सा नियम सबसे महत्वपूर्ण है,
तो अग्रिम धन को वापस नहीं करना चाहिए। ओके, ये ए है, अग्रिम धन को वापस नहीं करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि अग्रिम को केवल स्वीकृत उद्देश्यों के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए और निर्धारित समय के भीतर उनका समायोजन यानी एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि अग्रिम राशि के लिए उपयोग के लिए वाउचर आवश्यक है। और चौथा कह रहा है कि अग्रिम राशि केवल व्यक्तिगत ऋण के लिए होता है आपका। सॉरी, यहाँ पे जो राइट जवाब होगा, यहाँ पे अग्रिम यानी एडवांस धन जो होता है वो क्या होता है, तो अग्रिम केवल स्वीकृत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और निर्धारित समय के भीतर उनका समायोजन यानी एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे वित्तीय अनुशासन की बात कर रहे हैं, जो अग्रिम होते हैं पैसे जो है बेटर जगह पे यूज होने चाहिए आपको। कह रहे हैं कि परियोजना कार्यालय में पत्र व्यवहार रजिस्टर यानी कॉरेस्पॉन्ड रजिस्टर बनाए रखने का क्या महत्व है। तो केवल आने वाले पत्रों की निगरानी करना है या आने वाले और जाने वाले सभी अधिकारी पत्रों का एक कालानुक्रमिक रिकॉर्ड रखना और जिसमें सभी प्राप्तियां या प्रेषण की तिथि और विषय शामिल है, या केवल कर्मचारियों की ईमेल को ट्रैक करना या परियोजना के बजट का सारांश देने का काम इसमें किया जाता है। तो जो आपका पत्र व्यवहार रजिस्टर होता है यानी कॉरेस्पॉन्ड रजिस्टर होता है, उसका क्या महत्व होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आने वाले और जाने वाले सभी अधिकारी पत्रों का एक कालानुक्रमिक यानी क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड बनाए रखना और जिसमें प्राप्तियों और जिसमें प्रेषित तिथि और विषय आदि शामिल होते हैं आपके। ठीक है, क्या करता है यह रजिस्टर, यह सुनिश्चित करता है कि कोई आधिकारिक संचार छूट न जाए और संदर्भ आसान हो आपके। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य वित्तीय नियम ने जनरल फाइनेंशियल रूल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है आपका। तो केवल परियोजना कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का काम किया जाता है, या केवल सरकारी परियोजनाओं और विभागों में वित्तीय प्रबंधन और खरीद और लेखांकन के लिए व्यापक नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित किया जाता है, या केवल अंतरराष्ट्रीय फंडिंग और एजेंसियों को रिपोर्ट करने का काम किया जाता है, या परियोजना के लक्ष्यों को परिभाषित करने का काम इसमें किया जाता है। तो आपका जो सामान्य वित्तीय नियम होता है यानी जनरल जो फाइनेंशियल रूल होता है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो केवल सरकारी जो परियोजनाएं होती हैं और विभाग जो होते हैं उनमें वित्तीय प्रबंधन और खरीद और लेखांकन के लिए व्यापक नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित करने का काम इसमें किया जाता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये मानक संचार जो प्रक्रियाएं होती है उसकी बात करते हैं इसमें। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई फाइल नोटिंग यानी नोटिंग में के लिए भेजी जाती है तो इसका क्या अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि नोटिंग में अगर कोई फाइल भेजी जाती है तो उसका क्या अर्थ होता है, तो फाइल को पढ़ने से मना करना होता है, या किसी मामले को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना, प्रासंगिक नियमों, पिछले प्रेसिडेंट्स और सुझावों को शामिल करते हुए निर्णय लेने में सहायता करना, या केवल फाइल को हस्ताक्षर करने के लिए भेजना, या फाइल को तुरंत नष्ट कर देना होता है आपका। तो आपका जो फाइलिंग होती है, फाइलिंग में जो नोटिंग होती है उसका क्या मतलब होता है, तो किसी भी मामले को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना और प्रासंगिक नियमों और पिछले प्रेसिडेंट्स और अन्य सुझावों को शामिल करते हुए निर्णय लेने में सहायता देने का काम इसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। नोटिंग जो होता है प्रासंगिक निर्णय लेने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण दस्तावेजी हिस्सा आपका होता है। कह रहा है कि परियोजना कार्यान्वयन में खरीद यानी प्रोक्योरमेंट का क्या अर्थ है, तो केवल सेवाओं के लिए को किराए पर लेना है, या किसी परियोजना की जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं, कार्यों या सेवाओं का अधिग्रहण यानी एक्विजिशन करना है, या केवल कर्मचारियों की भत्ते की जांच करने का काम इसमें किया जाता है, या सामुदायिक जो आपके सामुदायिक संगठनों को इसमें ऋण दिया जाता है। तो आपका जो खरीद होती है यानी प्रोक्योरमेंट होता है, इसका क्या मतलब होता है, तो परियोजना की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से जो वस्तुएं या सेवाएं या जो भी चीजें खरीदी जाती है वो इसमें सम्मिलित की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। खरीद प्रक्रिया परियोजनाओं की गतिविधियों के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करने का काम आपकी करती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आकस्मिक निधि यानी कंटीजेंस फंड का उपयोग कब किया जाता है, तो वार्षिक कर्मचारियों के वेतन के लिए, या अप्रत्याशित या तात्कालिक जरूरतों के लिए जो परियोजना बजट में स्पष्ट रूप से आवंटित नहीं है, या सामुदायिक निवेश निधि के लिए, या केवल यात्रा व्यय के लिए ये आपका किया जाता है। तो जो आपकी आकस्मिक निधि होती है यानी जो कॉन्टिग्यूस फंड होता है इसका उपयोग कब किया जाता है, तो अप्रत्याशित जो आकस्मिक निधि यानी आकस्मिक घटनाओं के लिए की जाती है, यानी तत्कालीन जो जरूरतें अगर पड़ती हैं तो उसमें ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। जो आपकी आकस्मिक निधि है अतिरिक्त या अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए एक वित्तीय
जो प्रावधान का काम करती है। अगला कह रहा है कि रिकॉर्ड्स प्रबंधन यानी रिकॉर्ड मैनेजमेंट का क्या महत्व है। तो केवल कर्मचारियों को रिकॉर्ड्स को दूर रखना या कार्यालय के रिकॉर्ड्स के निर्माण, रखरखाव, उपयोग और निपटान को कुशलता पूर्वक नियंत्रित करना ताकि कानूनी और प्रशासनिक आवश्यकताएं पूरी हों। रिकॉर्ड्स को जितना संभव हो उतना अधिक बनाने या केवल पुराने रिकॉर्ड्स को जलाने का काम इसमें किया जाता है। तो जो आपका रिकॉर्ड प्रबंधन होता है उसका काम क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे हैं कि कार्यालय के रिकॉर्ड्स के लिए निर्माण, रखरखाव, उपयोग और निपटान को कुशलता पूर्वक नियंत्रित करने ताकि प्रशासनिक और कानूनी जो आपकी प्रशासनिक आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम किया जा सके। यहाँ पे बात करें तो उचित रिकॉर्ड का प्रबंधन, पारदर्शिता, कानूनी अनुपालन और संस्थागत स्मृति को बनाए रखना आवश्यक होता है आपका। ठीक है, तो ये आपके आज 20 प्रश्न थे और जो 20 प्रश्नों की आपकी श्रृंखला चल रही थी वो आज समाप्त हो गई है। ठीक है, इसमें 20 जो आपके जो टॉपिक्स कराए गए थे, जितने भी टॉपिक्स थे उनको मैंने बहुत अच्छे से कवर करने का प्रयास किया है और जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन से कराए हैं। ठीक है, उसको ध्यान में रख के कि जो आप पढ़ें और उसका बेनिफिट आपको मिले। और मैं बस इतना कहूंगी कि जितना हो सके रिवाइज करिए, मैथ्स, रीजनिंग, जो भी आपकी जो टॉपिक्स दिए हुए हैं या करंट अफेयर्स है आपका, ठीक है, उनको करिए। आपका जो क्लासेस तो और चल ही रही हैं आपकी। ठीक है, आपका कंप्यूटर का क्लास चल रहा है, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है वहां से प्रश्न बन सकते हैं, उनको मैं कवर करूंगी। ठीक है, और भी एक्स्ट्रा अगर आपको लगता है कहीं से कि कोई अगर आपको यूट्यूब पे या कहीं से क्लासेस आपको मिल रही हैं जो अच्छी बेटर क्वालिटी की हैं, ठीक है, और एग्जाम के ओरिएंटेशन से हैं, थोड़ा सा सेलेक्टिव रहिएगा। मैं इतना कहूंगी क्योंकि एग्जाम टाइम आ गया है तो क्लासेस बहुत मिलेंगी आपको, तो थोड़ा सा सेलेक्टिव होकर क्लासेस को सिलेक्ट करिएगा कि किनकी क्लासेस को देखा जाए। ठीक है, अपने सिलेबस देखिएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा कि क्या वो चीजें वही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं बस इतना कहूंगी आपको, जो भी पढ़िए, जहां से भी पढ़िए, थोड़ा सा बेटर सेलेक्टिव रहिए ताकि, क्योंकि ये अंतिम समय है आपका और यहाँ पे अगर आप समय अपना गवा देते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा आपको। ठीक है, तो अंतिम समय है तो अंतिम जो समय होता है थोड़ा सा सेलेक्टिव होकर अप्रूव में रहिएगा। जो भी पढ़िए थोड़ा सा बेटर करने का प्रयास करिए। ठीक है, रिवीजन ज्यादा करिए, जो चीजें आपने पढ़ लिया है उसको बार बार रिवाइज करिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी और जितनी क्लैरिटी आएगी उतना उतना ही जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावना रहेगी। ठीक है, और पैनिक नहीं होना है। जिनका एग्जाम पहले पढ़ रहा है या लास्ट में पढ़ेगा, जब भी पढ़ेगा, एग्जाम तो देना ही है। 2-3 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हमने तैयारी की हुई है और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अपने पढ़ाई भी की हुई है और अभी भी कर रहे होंगे। इस टाइम पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम डेट आ चुका है और आपका जो जब भी आपका एग्जाम हो, इतना मैं कहूंगी कि पैनिक नहीं होना है। ठीक है, पैनिक होइएगा, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, एकदम लाइट मूड में रहिए, प्रेशर से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जितना पढ़ा है उस पर ट्रस्ट रखिए कि हाँ आप बेटर कर सकेंगे। रिवाइज करिए और बेटर करने की कोशिश करिए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, जो होगा, दो चीजें होंगी आपकी लाइफ में, एक आपको भी पता है यस और नो में चलता है, दो ही खेला है। ठीक है, तो जो भी होगा टाइम टू टाइम देखेंगे। अभी ज्यादा ओवरलोड नहीं होना है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, लाइट मूड में पढ़िए, एकदम अच्छे से पढ़िए और जितना हो सके उतना रिवाइज करिए। मैथ्स वगैरह जो है आपके, आपको पता है कि इम्पोर्टेंट है, ये सभी आपके इम्पोर्टेंट है और कोशिश करिए कि मैथ्स और रीजनिंग में आपके ज्यादा स्कोर हो। सबसे ज्यादा तो आपका स्कोर इसमें होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज में। आप, मैं उम्मीद करूंगी कि जो मैंने पढ़ाया वहां से आए क्वेश्चन, और क्योंकि सिलेबस मैंने पूरा कवर किया है, जो सिलेबस दिया हुआ है उसको मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया हुआ है। फिर भी एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के वो प्रश्न बनाते हैं और कैसे आप उसको सॉल्व कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे, बहुत ही आसान किस्म के प्रश्न होंगे। थोड़ा सा आपको सेलेक्टिव रहना है, चीजों को अच्छे से पढ़ के और करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और 9 आपको पता है कि 9 क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग से आएगा, तो मैं उम्मीद करूंगी तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग से होने चाहिए। और क्योंकि मैथ कराया नहीं है अभी मैंने पूरा, तो मैथ्स में तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, और अगर आपने पढ़ा हुआ है मैथ, कहीं से भी पढ़ा हुआ है और यहाँ से भी जो भी पढ़ा हुआ है, अगर उन चैप्टर से आ रहा है, क्योंकि 3-4 चैप्टर इसे मैं अभी तक मैं कवर करा पाई हूँ, बीच में कुछ कारणों की वजह से मैंने क्लासेस नहीं लिया। और ठीक है, बट कोई बात नहीं, जहां से भी अगर आपने मैथ पढ़ा हुआ होगा, आई होप आपने पढ़ा हुआ है,
तो वहां से चीजों को कवर करिएगा, मैथ से कोशिश करिएगा कि कम से कम 7-8 मैथ से भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ठीक है, क्योंकि मैथ से 14 क्वेश्चन है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 14 का 14 कर ले जाएंगे। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो उम्मीद है कि आप 12 या 10 तो कर ही लेंगे, लेकिन नहीं कर पाते तो कम से कम कोशिश करिएगा तो 7 से 8 आपके मैथ से हो जाए। और आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से कम 5-6 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए कम से कम, तो इतना तो बनना ही चाहिए। और करंट अफेयर्स भी मैंने कराया नहीं है, लेकिन मैं उसको कवर करा दूंगी। ठीक है, और उस पे कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगी। करंट अफेयर आपको पता है कि बहुत वाइडर रेंज में चलता है, क्या होगा करंट अफेयर्स में, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये कहना मुश्किल है। पर कोशिश करिएगा जो भी क्वेश्चन आए, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाएंगे तो जो आपका करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि 50 प्लस आपका स्कोर जाए, कम से कम 50 से 60 के बीच आपका नंबर अगर आता है तो सिलेक्शन का चांस ज्यादा रहेगा। ठीक है, इतना कोशिश करिएगा कि 50 प्लस आप नंबर लेके आ जाए, सारे सब्जेक्ट्स जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसमें से। तो अगर 50 प्लस आपका आता है तो सेफ स्कोर रहेगा और सिलेक्शन का चांस ज्यादा रहेगा। ठीक है, फिर भी मैं इतना कहूंगी कि टेंशन नहीं लेना, अच्छे से एकदम मजे में पढ़िए, जो होगा देखा जाएगा, समय क्या कराएगा ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, जो होगा देखेंगे, पढ़ते रहिए, पढ़ना हमारा काम है, पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है, और पढ़ना है पढ़ाना है, और जो होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस। और जो क्लासेस चल रही हैं उनको करिए, और जो 1-2 क्लासेस आपके लेके आऊंगी मैं इसकी भी, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिन पे मुझे लगता है कि वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं करा दूंगी, इतना टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं, एक चीज मैं भूल गई आपको, जो आपका डेट वगैरह मेंशन किया हुआ है ना, जो परियोजनाएं वगैरह हैं जिसमें डेट वगैरह मेंशन आ रही है, उन क्वेश्चन को एक अलग से आप लिख लीजिएगा, जो डेट वगैरह है उनको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।